हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हमने रेडियो एक्टिविटी पढ़ रहे थे जिसकी काइनेटिक्स हमने पिछले वीडियो में पढ़ ली थी। अब आज हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी जो डिके होता है उसकी हाफ़ लाइफ हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। हाफ़ लाइफ या अर्धायु अपन ने पिछले वीडियो में देखा था और हमने उसको डिराइव भी किया था अपनी इक्वेशन को कि जो रेडियो एक्टिव डिके होता है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, मतलब प्रथम कोटि अभिक्रिया होता है। उसके लिए हमने डिके कांस्टेंट की वैल्यू भी निकाली थी। अब हम उसकी अर्धायु के बारे में पढ़ रहे हैं, हाफ लाइफ या उसकी अर्धायु। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द डिके ऑफ हाफ ऑफ द पेरेंट एटम्स टू डॉटर प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द हाफ लाइफ ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियाइड। जैसे कि हमने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था कि अर्धायु का क्या मतलब होता है, जब जो इनिशियल कंसंट्रेशन होती है उसकी आधी कंसंट्रेशन जब हमारे पास बचती है रिएक्शन में तो उसको हम उसकी हाफ लाइफ कहते हैं और हम उसको टी हाफ से डिनोट करते हैं। यहाँ टी की इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, टी हाफ, और जो एन लिखेंगे वो कितना हो जाएगा, n0/2। n0 क्या है, जो शुरुआत में हमने कंसंट्रेशन ली थी वो n0 थी। जब टी हाफ होगा तो ये भी कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन 2 एंड सिंप्लीफाइंग वी गेट, इसको हम जब और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टी हाफ इक्वल्स टू ln2/λ, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.693/λ। ये वाली ही सेम इक्वेशन हम कहाँ पढ़ते थे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, जब केमिकल काइनेटिक्स हमने पढ़ा था। और उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसकी खास बात क्या होती है कि उसका टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन या प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। अब यहाँ हम देख सकते हैं ये वाला जो हमारा इक्वेशन है, इक्वेशन 6.693/λ, तो इसमें कहीं भी n नहीं आ रहा, इसका मतलब वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करता। हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो आइसोटोप इज डिटरमाइंड फ्रॉम द एक्टिविटी प्रोफाइल टेकिंग लॉग ऑफ द इक्वेशन नंबर 4। ये हमने इसका लॉग ले लिया। द स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड व्हेन log a is plotted as the function of time and so on semi log paper. Half life is a unique characteristic of each isotope. अब खास बात क्या है कि रेडियो आइसोटोप्स जो होते हैं उनके अंदर हाफ लाइफ उनकी यूनिक प्रॉपर्टी होती है, उस पर किसी और चीज़ का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। और ये हमने ग्राफ प्लॉट किया है एक्टिविटी में और टाइम में। अब इसी तरीके से एक दूसरे तरीके से भी हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं जिसको हम कहते हैं मीन लाइफ या एवरेज लाइफ। द लाइफ टाइम ऑफ रेडियो एक्टिव isotopes varies from 0 to infinite. The average time that an atom of a radioisotope can survive is called as mean life, which is obtained by dividing sum of the lifetimes of all the atoms by the initial number of atoms. The mean life is given by mean life या average life किसी भी रेडियो सक्रिय पदार्थ की हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/λ, मतलब 1/decay constant. The half-lives of known radioactive isotopes varies from about 10⁻⁻22 seconds to about 10⁻21 years. जो हाफ लाइफ होती है रेडियो सक्रिय पदार्थों की वो बहुत छोटे से टाइम लेकर के हज़ारों सालों तक हो सकती है, और the half-life and decay constant have an inverse relationship to one another. Longer the half-life, the lower the decay constant. It means more slowly it decays. The precise relationship is given by T half is equal to 0.693/λ. अब रेडियो एक्टिव ये जो होती है रेडियो एक्टिविटी, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ होता है जिसको अपन बोलते हैं कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग या रेडियो एक्टिव डेटिंग से हम क्या करते हैं, जो पुरानी चीज़ें होती हैं जैसे जीवाश्म है, फॉसिल्स, चट्टानें, और जो पुरातत्व संबंधी जितनी भी चीज़ें होती हैं उनकी आयु निकालने के लिए हम कार्बन 14 डेटिंग को यूज़ में लेते हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक है और आपके एग्ज़ाम्स में अभी भी और बीएससी के एग्ज़ाम्स के बाद भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। द एज ऑफ एनी वंस लिविंग ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग द नेचुरल रेडियो एक्टिविटी ऑफ कार्बन 14। किसी भी जीवित चीज़ का जो जीवाश्म है उसकी अगर हमें एज निकालनी है तो हम जो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी होती है किसकी, कार्बन 14 की, उसको यूज़ करके उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
All living plants and animals absorb carbon dioxide from the air and uses it to synthesize the organic molecules. हमको पता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट्स हों चाहे एनिमल्स हों, क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, उसका अवशोषण करते हैं वातावरण में से, और फिर उससे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. हमें पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो सारे ऑर्गेनिक जो जितने भी हमारे केमिकल्स हैं सब कार्बन केमिकल्स हैं. मोस्ट ऑफ दीज एटम्स आर कार्बन 12 बट द स्मॉल अमाउंट आर कार्बन 14. तो जो सबसे ज़्यादा कार्बन हमें मिलता है वो कार्बन 12 की फॉर्म में मिलता है, लेकिन साथ में ही कुछ अमाउंट में कार्बन 14 भी होता है. The amount of carbon 14 in the atmosphere was remained fairly constant over the thousands of years, even though carbon 14 has a half-life of 5730 years. अब क्योंकि कार्बन 14 जो है उसकी हाफ लाइफ कितनी है, 5730 ईयर्स. मतलब अगर 1 ग्राम हमारे पास कार्बन 14 है तो वो 5730 ईयर्स में जा कर के आधा होगा. और जो रेडियो एक्टिव डिके होता है वो किसी भी बाहरी चीज़ से प्रभावित नहीं होता. ये अपन ने पिछले अपने क्लास में पढ़ा था. इट वॉज स्टेड कॉन्स्टेंट बिकॉज न्यूट्रॉन्स इन द कॉस्मिक रेडिएशन कोलाइड विथ पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर. और ये जो कार्बन 14 होता है ये एटमॉस्फेयर में लगातार बनता रहता है. कैसे बनता है, कॉस्मिक रेडिएशंस जब नाइट्रोजन के ऊपर न्यूट्रॉन्स के थ्रू कोलाइड करती है तो वो किस में चेंज हो जाता है, कार्बन 14 के अंदर चेंज हो जाता है. तो मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन 14 की एक निश्चित मात्रा हमेशा प्रेजेंट रहती है. और इस कार्बन 14 को जो भी जीवित प्राणी हैं, चाहे वो प्लांट्स हों चाहे वो एनिमल्स हों, वो अवशोषित करते हैं. लेकिन जब वो मर जाते हैं तो उनका अवशोषण बंद हो जाता है. तो जो कार्बन 14 उसकी बॉडी में बच गया मरने के बाद, वो कार्बन 14 क्या होगा, डिके होना शुरू हो जाएगा. और उस कार्बन 14 का सैंपल लेके उसकी कैलकुलेशन करते हैं और उससे हम उस फॉसिल्स की एज निकालते हैं कि इसकी इस समय तक कितनी एज हो गई हो. इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव डेटिंग. एज लॉन्ग एज अ प्लांट इज अलाइव इट कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर टू बिल्ड न्यू टिश्यूज़ और रिप्लेस द ओल्ड वंस. अब मान लीजिए अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो प्लांट्स क्या करेंगे, लगातार कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करेंगे, उससे वो अपने नए टिश्यू बनाएंगे और या जो पुराने हो गए हैं उनको रिप्लेस करेंगे. एनिमल्स कंटिन्यूसली ईट प्लांट मैटर सो दे रिसीव अ फ्रेश सप्लाई ऑफ कार्बन फॉर देयर टिश्यूज़. और इसी तरीके से जो एनिमल्स हैं वो क्या करेंगे, प्लांट्स को खाएंगे और प्लांट्स को खाने से उनको फ्रेश कार्बन जो होगा उनके टिश्यूज़ के लिए मिलता रहेगा. वंस द ऑर्गेनिज्म डाइज देयर इज़ नो लॉन्गर अ फ्रेश सप्लाई ऑफ कार्बन 14 एंड द अमाउंट ऑफ कार्बन 14 बिगिन्स टू डिक्लाइन ड्यू टू रेडियो एक्टिव डिके. अब मान लीजिए वो ऑर्गेनिज्म या वो जीव ख़त्म हो जाता है तो उसके पास अब नई कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं आएगी, लेकिन जो कार्बन 14 उसकी बॉडी में बचा हुआ है वो क्या करेगा, डिके होना शुरू हो जाएगा, उसका रेडियो एक्टिव डिके स्टार्ट हो जाएगा. और हमको पता है कार्बन 14 रेडियो एक्टिव है तो उसका क्षय अपने आप से शुरू हो जाएगा. इसको ना तो हम रोक सकते हैं और ना ही हम इसको बढ़ा सकते हैं. इट इज़ द रेशियो ऑफ कार्बन 12 टू कार्बन 14 एटम्स दैट डिटरमाइंस द एज ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब उसमें जो कार्बन 12 बचा हुआ है और जो कार्बन 14 बचा हुआ है उसका अनुपात हमें ये बताएगा कि इस फॉसिल्स की एज कितनी है. ऑब्जेक्ट्स ओल्डर देन 60,000 ईयर्स आर डिफिकल्ट टू डिटरमाइन ड्यू टू स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन 14 प्रेजेंट. दूसरा होता है जियोलॉजिक डेटिंग. तो जियोलॉजी में जो डेटिंग हम निकालते हैं, आयु निकालते हैं, वो भी हम इसी मेथड से निकालते हैं. द रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स विथ लॉन्गर लिव्स कैन बी यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ द ओल्डर मटीरियल्स. जियोलॉजिक डेटिंग में हम क्या करते हैं, कार्बन 14 के अलावा दूसरे आइसोटॉप्स को भी, रेडियो आइसोटॉप्स को हम यूज़ कर सकते हैं. यूरेनियम 238 इज़ यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ रॉक्स ड्यू टू इट्स हाफ लाइफ ऑफ 4.5 इंटू 10⁻⁹ ईयर्स. अब अगर हमें रॉक्स की जो चट्टानें वगैरह होती है उनकी एज हमें निकालनी होती है, हम देखते हैं कि जो पुरातत्ववेत्ता हैं वो हमें बताते रहते हैं कि अब इस सभ्यता की आयु इतनी हुई होगी, पढ़ते रहते हैं हम न्यूज़पेपर में भी. तो वो सब कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो कैलकुलेट करते हैं यूरेनियम 238 से. When the molten materials cools and solidifies into rock, it cools at different temperature depending on the substance. Therefore, different substances separate from one another. Uranium 238 and its daughter nuclei becomes isolated in one part of the rock sample. Scientists can tell from the number of each type of atom
हाउ लॉन्ग दैट पर्टिकुलर रॉक हैज़ बिन फॉर्म। और यूरेनियम 238 के जो डिफरेंट सैम्पल्स होते हैं उन सैम्पल्स को कैलकुलेट करते हैं, हम उसकी हाफ़ लाइफ निकालते हैं और उस हाफ़ लाइफ से फिर हम आगे इस बात की कैलकुलेशन करते हैं कि ये जो रॉक या ये जो चट्टान है ये कितने साल पहले इस पृथ्वी पर बनी होगी। यूजिंग दीज डेटिंग टेक्निक साइंटिस्ट हैव कम अप विथ अ जियोलॉजिक टाइमलाइन। और उसी से फिर वो एक टाइमलाइन बनाते हैं जिसको हम जियोलॉजिक टाइमलाइन बनाते हैं कि बताते हैं ये प्राग ऐतिहासिक काल है या ये रॉक इस समय बनी हुई थी, या हमें जो वहाँ से बर्तन वगैरह खुदाई में मिलते हैं, जो भी सामान हमको वहाँ पे मिलता है, उन सब की एज इसी तरीके से कैलकुलेट की जाती। अब इस पर किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, लकड़ी के एक टुकड़े में कार्बन 14 और कार्बन 12 का अनुपात जीवित पौधे की तुलना में 0.7 गुना पाया गया। गणना कीजिए कि लकड़ी के टुकड़े को पेड़ से कितने वर्ष पूर्व काटा गया था। कार्बन 14 की अर्धायु आपको दी गई है 5760 वर्ष है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा एक सिंपल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला था, क्या था, T = 2.303 अपॉन लेमडा लॉग ऑफ N0 अपॉन NT। T क्या है, टाइम है, लेमडा डीके कांस्टेंट है, N0 सैंपल की प्रारंभिक सांद्रता है और NT टी टाइम पर उसकी सांद्रता है। अब N0 अपॉन NT की वैल्यू उन्होंने आपको क्या बता दी, 0.7 गुना है, तो 1 अपॉन 0.7। ये करके हम सारी वैल्यूज़ रखेंगे अपने फॉर्मूला में और फिर हम इसकी कैलकुलेशंस करेंगे। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, इजिप्ट की एक मम्मी के बालों में उपस्थित कार्बन 14 की सक्रियता 7 क्षय प्रति मिनट है। यदि कार्बन 14 की अर्धायु 5770 वर्ष तथा कार्बन 14 के ताज़ा नमूनों की सक्रियता 14 विघटन प्रति मिनट है तो मम्मी की आयु ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपको वही वाला अपना फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, T = 2.303 अपॉन लेमडा लॉग ऑफ N0 अपॉन NT। और जो अनुपात है वो हमको दिया हुआ है, लेमडा की वैल्यू हमको दी हुई है, सारी वैल्यूज़ हम रख करके इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये इसको हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है, कार्बन डेटिंग को। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, आप उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। थैंक यू।